गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माइंडगेट। तो आज का लेक्चर जो हम लोग का छूटा हुआ था जियोलॉजी पार्ट से, तो उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सब लोग रेडी हो? यस सर। वेरी नाइस। यस सर। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबको कि अभी नहीं है? स्क्रीन शेयर अभी नहीं बंद हुआ। है। ठीक है। हम्म। अभी सही है? अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है ना सबको? हाँ। अच्छा, ऐसा कोई इशू आ यस रहा है सर। क्या? मैं जो पेन से लिख रहा हूँ बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है क्या आप लोगों को? मतलब मैं जो कुछ अगर लिख रहा हूँ, सपोज आई राइट फॉल्ट, तो ये ठीक दिख रहा है कि बहुत बड़ा दिख रहा है? ठीक दिख रहा है सर। सही दिख रहा है ना? चलो। तो हमने लास्ट क्लास में जो जो पढ़ा था, आई होप सब आप लोग उसको समझ गए होंगे और याद भी कर लिए होंगे, है कि नहीं? अरे हाँ या ना बताओ। यस सर। तो चलो एक दो, फिर अगर याद कर लिया तो एक दो क्वेश्चंस के आंसर बता दो मुझे। ठीक है। यस सर। नेम द रॉक, नेम द रॉक, एक्चुअल रॉक फाउंड इन डाइक। नेम द रॉक या टाइप ऑफ रॉक फाउंड इन डाइक। डाइक में किस प्रकार के रॉक मिलता है, मिलते हैं या मिलता है? बताओ। बताओ, मेरा बताओ क्या है। राजेश बताओ। एक बार रिपीट कीजिए सर। हम्म। एक बार रिपीट कीजिए। सर क्वेश्चन ये हार्ड था, रॉक। डाइक में किस तरह का रॉक मिलता है? सर हार्ड रॉक। ऑफ कोर्स इज हार्ड रॉक, बट उस रॉक का नाम क्या है? अगर कोल सीम के अंदर एक डाइक का इंट्रूजन है, ठीक है, तो ये जो रॉक है इसका नाम क्या है? डाइक कहाँ से बना? मोल्टन मैग्मा से बन गया। यस सर। तो अब ये जो इंट्रूजन हो गया, अब ये कौन सा रॉक बन गया? इस रॉक का नाम बताओ। अच्छा, इस रॉक का टाइप बताओ, किस टाइप का रॉक है ये? सर किस टाइप का रॉक इग्नियस। है? ठीक है, वेरी गुड, इग्नियस रॉक है। एंड इग्नियस रॉक के अंदर ये जो रॉक बन रहा है, इग्नियस रॉक का ये कौन सा रॉक है? इग्नियस रॉक तो बहुत सारे हैं, तो उनमें से ये कौन सा है डाइक वाला पार्ट? ये है माइका पेरिडोटाइट। क्या है? माइका पेरिडोटाइट। कल मैंने यहाँ पे पढ़ाया था ना आप लोग को। ठीक है, माइका पेरिडोटाइट और डोलेराइट। कल तो सब लोग हाँ हाँ बोल दिए, आज भूल गए सर हो। यस सर। ऐसे कैसे चलेगा यार, बताओ। ऐसा चलेगा नहीं। इसको याद करो, टाइम कहाँ है यार तुम लोग के पास अब? यस सर। ये सब तो छोटे छोटे चीज हैं, इसको तो याद रखना होगा। ठीक है। अच्छा चलो, मुझे ये बताओ, अगर सिल आपके रूफ एरिया में है, क्वेश्चन ध्यान से समझो, ठीक है? जी सर। सिल अगर रूफ एरिया में है, इफ सिल इज प्रेजेंट इन द रूफ लेवल ऑफ ए कोल सीम, ठीक है, व्हाट कुड बी द व्हाट कुड बी द मेन disturbance it could create while doing mining or while depillaring? सर सील अगर क्रैक। रूफ लेवल पे है तो क्या कर सकता है? जब माइनिंग करेंगे तो क्या, किस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? क्रैक नहीं करता है। सर रूफ को गिरने नहीं देता। हाँ, रूफ को गिरने नहीं देता है। मतलब क्या हो सकता है उससे? वो कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट किया? इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ एयर ब्लास्ट। एयर प्लस।
यस ठीक है, वो एयर ब्लास्ट को रिजल्ट करता है एट द एंड। ठीक है, चलो ये पढ़े थे। अब मुझे बताओ कौन कौन लोग हो जो आंसर नहीं बता रहा है, वो मुझे बताओ कि मो स्केल ऑफ हार्डनेस में, ठीक है, मो स्केल ऑफ हार्डनेस में नंबर 4 हार्डनेस का रॉक का नाम क्या है? मो स्केल ऑफ हार्डनेस में नंबर 4 का हार्डनेस का नाम क्या है? बोलो कोई कोई, चलो कोई बता दो। फ्लोराइड। हम्म, फ्लोराइड सर। फ्लोराइड। फ्लोराइड को और किस नाम से जानते हैं? फिलोसफर। फॉस्फर। फॉस्फर, ठीक है, चलो गुड। मीरा का प्रिपरेशन भाई बहुत अच्छा चल रहा है। थोड़ा सा और अगर मेहनत कर लेगी ना ये, इसका तो एकदम लग रहा है कि हो ही जाएगा। चलो, अब हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया था, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फॉल्ट। ठीक है, फॉल्ट का मतलब क्या होता है पहले ये समझना होगा। ठीक है, तो फॉल्ट का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? अभी जियोलॉजी से हट जाओ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉल्ट? मतलब देयर इज सम इशू। फॉल्ट का मतलब क्या होता है? कुछ गड़बड़ी है, कुछ फॉल्ट है कि नहीं? यस सर। यस सर। किसी भी चीज में कुछ फॉल्ट है। तो इसी तरीके से जियोलॉजी में अगर हम फॉल्ट की बात करें, तो जो मिनरल बेड है, ठीक है, या फिर जो भी रॉक बेड है, उसमें किसी तरह का फॉल्ट है, मतलब उसमें किसी तरह की गड़बड़ी है। ठीक है, आसान भाषा में समझो कि रॉक बेड में किसी तरह की गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है? ये फिगर देख पा रहे हैं आप लोग? ये फिगर देख रहे हो ना? यस सर। सबको दिख रहा है? यहाँ पे यस क्या सर। गड़बड़ी है? ये रॉक ऐसे आ रहा था, इसको यहाँ पे फ्लो होके आना चाहिए था ऐसा ही, बट यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे कुछ और चला आया, मतलब इसी रॉक का कोई और पार्ट चला आया। जबकि ये ऐसा होना चाहिए था क्या? ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये क्या होना चाहिए था? एक कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए था। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो रॉक बेड है, वो इस जगह से कहाँ चला गया है? वो नीचे चला गया है। ठीक है, मतलब ये पार्ट जो है ना, वो एक्चुअली यहाँ पे था, बट किसी रीजन की वजह से वो कहाँ पे चला गया? वो नीचे चला गया। ठीक है, तो क्या रीजन हो सकता है? कोई फॉल्ट ऐसे अपने जगह से चेंज कैसे हो गया? या मतलब कोई रॉक अपना पोजीशन को चेंज कैसे कर लिया? ये क्यों होता है? आइडिया है किसी को? सर फ्रैक्चर या हाँ हाँ, ब्रेक। ठीक है। फ्रैक्चर क्यों होता है? चलो, फ्रैक्चर होता है, बट फ्रैक्चर क्यों होता है? सर सपोज करते जियोलॉजिकल हैं, डिस्टर्ब। वो तो जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस है, बट आप देखो ध्यान से समझो, फ्रैक्चर क्यों होता है। ये अर्थ को, हम इसको सपोज करते हैं दिस इज आवर अर्थ। ठीक है, तो आपको पता है कि अर्थ का अपना एक रोटेशनल स्पीड है कि नहीं? अर्थ का रोटेशनल स्पीड है। यस सर। क्या है इसका स्पीड? आइडिया है किसी को? नो सर। सबको पता है। अर्थ अपने एक्सिस में जब एक बार घूमता है तो कितने टाइम लगता है? अगर सपोज दैट यहां से स्टार्ट किया जाए, तो ये अगर एक बार कंप्लीट राउंड करेगा तो कितने देर लगते हैं? 23 आवर 56 मिनट 4 सेकेंड, या 10 सेकेंड, ऐसा कुछ है। ठीक है, 23 आवर 56 मिनट या 10 सेकेंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मोटा मोटी? 24 घंटे का एक टाइम पीरियड है। ठीक है, यस सर। और उसको अगर स्पीड में देखा जाए, तो होता है लगभग 1600 किलोमीटर पर आवर। अर्थ का रोटेशनल स्पीड कितना होता है? 1600 या 1600, ऐसे कुछ होगा। 1600 से 1700 किलोमीटर पर आवर, ये कुछ डाटा होगा। ठीक है, ये अर्थ का रोटेशनल स्पीड होता है।
तो मतलब समझो कि अर्थ अपने ही एक्सिस में स्पीड में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, बट हमें पता चल पा रहा है क्या? हमें पता नहीं चल रहा है। बट क्या ये बात सच नहीं है कि अर्थ घूम रहा है? आप इसको मानते हो कि नहीं मानते हो? अर्थ घूम रहा है ना? तो यस जब सर, कोई, घूम रहा अब आप इमेजिन करो कि कोई पार्टिकल, कोई सब्सटेंस अगर गोल घूम रहा है, ठीक है, और उसमें क्योंकि अर्थ का एरिया तो बहुत बड़ा है, और उसमें अगर छोटा सा क्रैक हो जाए तो क्या होगा? वो वेलोसिटी के चलते कुछ कुछ चीजें जहां से क्रैक होंगी वो डिस्प्लेस हो जाएगा, है कि नहीं? क्या होगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। हमें अर्थ का एरिया के चलते, ठीक है, हमें उसका स्पीड पता नहीं चलता है क्योंकि इतने बड़े एरिया में है, आउटर एक्सिस में घूम रहा है, ठीक है, अंदर में हमें पता नहीं चल पाता है। बट अर्थ के मूवमेंट से ही, जो सी में वेव्स देखते हो ना, समुद्र में जो वेव्स चलते हैं, वो क्यों होते हैं? वो अर्थ के मूवमेंट के चलते ही होते हैं। तो अब आप समझ लो कि किसी पत्थर में अगर अर्थ के अंदर जो कॉम्पैक्टेड है, ढीला नहीं है, कॉम्पैक्टेड टाइट है, बट उसके अंदर क्रैक हो जाए, तो अगर हम लोग उसको घुमाएंगे किसी डायरेक्शन में, तो क्या होगा? हो सकता है जो सबसे वीकेस्ट पार्ट होगा उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाए। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो गया? चेंज ऑफ प्लेस। इस कॉन्टेक्स्ट में डिस्प्लेसमेंट मतलब हो गया चेंज ऑफ प्लेस, ठीक है, चेंज ऑफ प्लेस ऑफ एनीथिंग। तो इसी को हम लोग जियोलॉजिकल टर्म में क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्ट, ठीक है। इसको बेटर समझने के लिए इसका डेफिनेशन में क्या बोलता है, देखो, द प्लेन ऑफ फ्रैक्चर इज कॉल्ड एज, नहीं, यहां से देखो, ए फॉल्ट इज ए फ्रैक्चर इन द रॉक। क्या है? फॉल्ट क्या है? इट इज ए फ्रैक्चर इन द रॉक, usually associated with lateral or vertical displacement of the fractured beds, and occur when the strength of rock is insufficient to withstand stress due to movement inside the earth। यही ना मैंने बताया, जब वो पार्ट वीक हो जाता है और अर्थ का मूवमेंट को सस्टेन नहीं कर सकता है, तो वहां से एक क्रैक क्रिएट होता है, जिससे उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्ट। समझे? यस सर। अब आप इसको ऐसा देखो, मैं बता रहा हूं। सपोज करो ये अर्थ हो गया, ठीक है, और ये एक रॉक है, ठीक। इस पार्ट पे क्या हो गया? हल्का सा क्रैक पड़ गया। इस पार्ट पे हल्का सा क्रैक पड़ गया। क्रैक होने के चलते ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो अब अगर अर्थ इस डायरेक्शन में रोटेशन करेगा, तो इसमें से कोई एक हिस्सा क्या होगा? क्योंकि क्रैक हो गया है और नीचे अगर वॉइड स्पेस है, जरूरी नहीं है कि सारे कंडीशन में हो, बट अगर नीचे सपोज करो कि ये वाला स्पेस फिलअप है, बट ये स्पेस वॉइड है, ठीक है, तो या ये स्पेस वॉइड है या ये स्पेस वॉइड है, कोई दोनों में से एक भी हो सकता है। तो अगर हल्का सा भी मूवमेंट का जगह मिल जाए तो क्या होगा? ये रॉक टूट के नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आएगा सर। आ जाएगा ना? यस सर। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा। सबको समझ में आ रहा है ये कैसे टूट रहा है? आ रहे हैं सर। ये रॉक था, इसका वीकेस्ट पार्ट ये बीच का होता है, ठीक है। मान लो ऐसे फॉर एग्जांपल कि ये पार्ट इसका वीकेस्ट है, तो जब जहां पे क्रैक पड़ेगी, तो उसका कोई ना कोई पार्ट तो डिस्प्लेस होगा, जगह चेंज करेगा। तो अब क्या है, ये समझ लो, मैं दिखा रहा हूं एक नीचे का एरिया है अर्थ का, ठीक है। उसके ऊपर भी क्या है? उसके ऊपर भी बहुत सारे पत्थर वगैरह है, बहुत कुछ है, ठीक है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ है। बट अगर ये पार्ट टूट के समहाउ नीचे चला आता है, तो ये अब कैसा दिखेगा? मैं बता रहा हूं, ये अब कैसा दिखेगा। ये ऐसे हट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्रैक हुआ था, ये पार्ट ऐसा रह जाएगा, और ये पार्ट क्या हो जाएगा? ये ऐसे नीचे चला आएगा, ठीक है, और ये पार्ट जो है वो यहाँ पे चला आएगा, ऊपर नीचे। ठीक है। तो अब क्या हो गया? अब आप देख पा रहे हो, ये पार्ट यहाँ पे ऊपर ही रह गया, बट इसका ये पार्ट नीचे आ गया, ठीक है।
अब सपोज करो मैं माइनिंग कर रहा हूँ या आप लोग माइनिंग कर रहे हो, आपने इसको, ये क्या है, ये कोल सीम है, सपोज दैट, सपोज करो ये कोल सीम है, आपने यहाँ से एंट्री लिया था, आप माइनिंग करते आ रहे हो, करते आ रहे हो, करते आ रहे हो, यहाँ पे करते आ रहे हो, अचानक से आपने क्या देखा, आप तो ये स्ट्रेट, ये सीधा में न चल जाओगे इस डायरेक्शन में, आपने देखा भाई पत्थर आने लगा, ये तो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारा प्रपोज्ड एरिया ए से बी यहाँ पे क्लास कट गया था क्या? हाँ सर। रुको, मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये पत्थर कहाँ से आ गया, क्रैक होके? हम्म। तो हम ये फील करेंगे ना कि ये कोल का सीन था, बट यहाँ पे अब ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये नीचे आ गया, ठीक है। बट अगर आपने जब ध्यान से इसको, इसके ऊपर क्या किया, आपने चेक होल मारे, ड्रिल बोर होल्स मारे, तो आप लोगों ने क्या देखा कि ये सीम यहाँ पे चला आया है, ठीक है। तो इसको अब हम माइनिंग के टर्म में क्या बोलेंगे? सर फॉल्ट। इसको अब हम माइनिंग के टर्म में एक्चुअली फॉल्ट बोलेंगे, एंड फॉल्ट इज ए काइंड ऑफ जियोलॉजिकल डिस्टरबेंसेस। यस सर। समझ में आ गया कि फॉल्ट क्या है? यस। तो ये डिस्प्लेसमेंट कहीं भी हो सकता है, जैसे मैंने ये फिगर में दिखाया था कि ये डिस्प्लेसमेंट नीचे हो गया, हो सकता है ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर भी चला है समहाउ, ये भी हो सकता है, ठीक है। या ये पार्ट नीचे चला है, या ये पार्ट नीचे आए, ये पार्ट ऊपर चला जाए, ये नीचे आ जाए, जहां पे भी वॉइड स्पेस मिलेगा ना, वो पार्ट, क्योंकि उस वहां से वीक पड़ गया है, उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। बस समझ में आ गया ना क्या है? तो इस फिगर में क्या देख रहे हो आप लोग कि यहाँ पे ये एक्चुअली पूरा रॉक था, बट इस पार्ट पे क्या हुआ, ये पार्ट और ये पार्ट इसका वीकेस्ट जोन बन गया, जिससे क्या हुआ, यहाँ पे कोई ऊपर का जो रॉक रहा होगा वो नीचे चला आया, और यहाँ का जो रॉक है वो कहीं और चला गया, मे बी इसके नीचे चला गया, या इसके नीचे चला गया, या इसके अंदर चला गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे टाइप्स ऑफ फॉल्ट। क्या बोलेंगे? टाइप्स ऑफ फॉल्ट। चलो आप लोग क्या करो अभी, मैं एक फिगर बनाऊंगा, मेरे साथ साथ कॉपी में आप लोग एक फिगर बनाओ, ठीक है। यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम्म। फॉल्ट का डेफिनेशन समझ गए ना सब लोग? यस सर। फॉल्ट इज ए, क्या बोलोगे, फॉल्ट इज ए फ्रैक्चर इन बेड यूजुअली एसोसिएटेड विथ वर्टिकल और लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्रैक्चर्ड बेड। मैं कह रहा हूं आप ये पॉइंट को लिख लो, कॉपी है ना पास में? कॉपी है पास में सबके? है सर। चलो इसको लिख लो, आप जी। लोग लिखो, ए फॉल्ट इज ए, एक दो लाइन का है, लिख लो, ए फॉल्ट इज ए फ्रैक्चर इन बेड, a fault is a fracture in bed usually associated with usually associated with lateral, lateral, usually associated with lateral or vertical displacement, usually associated with lateral or
vertical displacement of fractured, fractured, of fractured beds, of fractured beds. लिख लिए? यस सर, हो गया। फुल स्टॉप, उसके बाद लिखो, अभी खत्म नहीं हुआ है। इट ऑकर्स व्हेन, इट ऑकर्स व्हेन it occurs when it occurs when it occurs when the strength of rock, it occurs when the strength of rock is insufficient, is insufficient, insufficient, is insufficient to withstand, to withstand the stress due to earth movement, to withstand the stress due to earth movement. ठीक है? फुल स्टॉप, ब्रैकेट में लिखो lateral displacement means, फुल स्टॉप देके नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो ब्रैकेट में, lateral displacement means, लिखते जाओ ठीक है, मैं फिगर कर रहा हूं तब तक। lateral displacement means throw of, sorry, heave of fault, HEAVE, lateral displacement means heave of fault, heave, HEAVE, heave of fault, and vertical displacement is also known as throw of fault, and vertical displacement is also known as throw of fault. ठीक है? ये क्वेश्चन आएगा आप लोग से एग्जाम में, इसको कैसे पूछा जाएगा, द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉल्ट इज नोन एज डैश, तो उसको क्या बोलेंगे, थ्रो ऑफ फॉल्ट। ठीक है? और पूछा जाएगा द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज डैश, तो क्या आंसर दोगे, क्या हो जाएगा आंसर, हीव। हीव, HEAVE, हीव ऑफ फॉल्ट। ठीक है? अभी ये क्या है यहाँ पे, अभी फिगर में देखो, फिगर भी लगभग रेडी है। ठीक है? अब देखो क्या है, सपोज दैट, इसको हम नेमिंग करते हैं, ठीक है हम लोग। ये क्या आप लोगों ने देखा, ये एक रॉक बेड है जिसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं? ये एक रॉक बेड है जिसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यस और नो? यस सर। यस सर। इसको अगर एक छोटे से फिगर में देखें तो ये कैसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, करेक्ट? यस। तो आप लोगों ने क्या देखा, ये अगर ए है और ये अगर बी है,
तो इनके बीच में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? यस हुआ सर। है सर। हो गया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो इसको क्या बोलेंगे? थ्रो से। इसको बोलेंगे थ्रो। थ्रो वेरी गुड। ऑफ। ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को बोलेंगे हम लोग थ्रो। तो अगर पूछा जाएगा मार्क द थ्रो इन दिस फॉल्ट, तो अब आप लोग मार्क कर लोगे ना कि थ्रो यस कौन सा है। ये ए से बी तक क्या हो गया? ये थ्रो हो गया। ठीक। अब क्या इस फॉल्ट में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी है क्या? है कि यस नहीं है? सर है। है है सर। सर। है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगर ये रॉक कहाँ पे था एक्चुअली? ये यहाँ पे होना चाहिए था। अगर ये यस स्ट्रेट लाइन में आता तो ये रॉक यहाँ पे आता। बट ये अभी है कहाँ पे? ये इस जगह पे है। ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ? ये पूरा फुल बॉडी था, ये एक पार्ट टूटा, ये एक पार्ट टूटा, तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी हो गया और ये हॉरिजॉन्टली भी डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अब अगर अगर मैं इसको मार्क कर दूं सी और डी, तो आप लोग बता पाओगे सी और डी को क्या बोला जाएगा? सी और डी को क्या बोलेंगे? हीव। heave of fault. Very good. So heave is known as horizontal displacement and throw is known as vertical displacement. सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। तो इसको अभी नेमिंग कर लेना है। ठीक है। इसको हम लोग नेमिंग करेंगे ई। ई इसको नेमिंग करेंगे और इसको नेमिंग करेंगे एफ। ठीक है। तो इस फिगर में इस यहाँ पे लिख लो इन द एबव फिगर। यहाँ पे लिखो इन द एबव फिगर इन द एबव फिगर। तो ये क्या हुआ? फॉल्ट कहां से कहां तक कैरी किया? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हुआ है फॉल्ट। यस और नो? है कि नहीं? पॉइंट ई से लेके पॉइंट एफ तक हुआ ना फॉल्ट। यस। यस सर। यस उसके सर। बाद तो सब सही है। तो इन द अबव फिगर ई एफ, ई एफ इज नोन एज फॉल्ट प्लेन। इसको क्या बोलेंगे? इज नोन एज फॉल्ट प्लेन। ई एफ इज नोन एज फॉल्ट प्लेन। सॉरी। ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट अभी नहीं हुआ है। ये पॉइंट को हम बोलेंगे ये ऊपर से होके इसका लास्ट पॉइंट, मतलब किसी रॉक का टॉप मोस्ट पॉइंट से लेके जहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस प्लेन को हम बोलेंगे फॉल्ट प्लेन। ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉल्ट प्लेन। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो, ये पॉइंट से मैं एक फिगर बनाता हूं। ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है? एक ट्रायंगुलर फिगर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है सर। यस सर बन बन रहा रहा है। है। इसको यहाँ पे लेके यहाँ तक करो। ठीक है। इस पॉइंट का नाम दे दो थीटा। ठीक है। ये सी को यहां से अभी हटा दे रहा हूं मैं। अब मुझे बताओ, इसमें मैं अगर तुमसे पूछूं मार्क द थ्रो ऑफ फॉल्ट, ए सॉरी, हाँ, मार्क द थ्रो ऑफ फॉल्ट, आप मुझे फॉल्ट का थ्रो बताओ, तो कैसे मार्क करोगे? ऐसे मार्क करोगे कि यहाँ पे पॉइंट ए और यहाँ पे पॉइंट बी, कहां से कहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ? ए से बी तक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है? वर्टिकल जो डिस्टेंस है, यस सर है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं ए टू बी? तो इसको क्या बोलेंगे? थ्रो ऑफ फॉल्ट। ठीक है। ए टू बी को बोलेंगे ना थ्रो।
मतलब कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। यस सर। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे थ्रो ऑफ फॉल्ट। तो यहां पे लिखो ए बी, ए बी has the vertical displacement, AB has the vertical displacement, AB has the vertical displacement of the bed या of the fractured bed. AB has the vertical displacement of the fractured bed which is known as, क्या लिखेंगे, which is known as, Throw of fault. हाँ वेरी गुड, थ्रो ऑफ फॉल्ट। लिख लो तुम लोग। मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। पानी पी ले रहा हूं। हाँ, तो ए बी हो गया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मुझे बताओ ये फिगर में से हीव ऑफ फॉल्ट किसको बोलेंगे, किस किस पॉइंट को हम बोल सकते हैं इट इज हीव ऑफ फॉल्ट और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। BF. वेरी गुड, बी और एफ, है कि नहीं। ये पार्ट देखो, यहां से बी आया और यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कैसा, ये डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ, हॉरिजॉन्टली हुआ, ठीक है। तो लिखो बी एफ हैज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, BF has the horizontal displacement which is known as, which is known as, क्या बोलेंगे इसको, हीव, हीव ऑफ फॉल्ट। इसको ऐसा करता हूं मैं, यहां पे लिख भी देता हूं, हीव ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ए बी हो गया, थ्रो, ए बी हो गया थ्रो, और ई एफ हो गया तुम्हारा फॉल्ट प्लेन, ठीक है। ई एफ क्या हो गया, ये हो गया फॉल्ट प्लेन। सब लोग लिख लिए। Yes, sir. यस सर। अब इसमें और कोई चीज छूट रहा है क्या, ये फिगर में। हेड सर, हम्म, हेड। हेड, वेरी गुड, क्या छूट रहा है, एंगल ऑफ हेड, ठीक है। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट होने के बाद कितने एंगल में डिफरेंशिएट हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ एंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे जो मैंने थीटा मार्क किया है ये एंगल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट जितना भी होगा हमें वहां पे उसका एंगल ऑफ हेड निकालना होगा, ठीक है। तो हम लोग थीटा को मार्क करते हैं एंगल ऑफ हेड, यहां पे लिख लो नीचे में, थीटा इज नोन एज, थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ हेड, ठीक है। जैसे समझो ये रॉक था, ये फ्रैक्चर हुआ,
तो एक एंगल क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? एक एंगल क्रिएट हुआ ना, ऐसा, ये फिगर के हिसाब से एक एंगल क्रिएट हुआ। तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं, ये पॉइंट पे जो एंगल देख रहे हैं आप लोग ना, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ हेड। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ हेड। इस पे एक पॉइंट लिख लो ब्रैकेट में देके, यूजुअली द एंगल ऑफ, यूजुअली इट इज ए, सॉरी सॉरी लिखो, मैं से लिखा, लिखो एंगल ऑफ हेड, हेडिंग दी है कॉपी में अलग से, कॉपी में हेडिंग दो एंगल ऑफ हेड। लिख लिए? Yes, sir. इस पे Yes. लिखो एंगल ऑफ हेड में लिखो, इट इज द एंगल बिटवीन, ये किसके किसके बीच का एंगल है? इट इज द एंगल बिटवीन फॉल्ट प्लेन एंड वर्टिकल एक्सिस। इट इज द एंगल बिटवीन फॉल्ट प्लेन एंड वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, ये फॉल्ट प्लेन और इससे वर्टिकल जो मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, फॉल्ट प्लेन का एंगल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का जो बीच का डिस्टेंस होगा, उसी का जो एंगल होगा उसी को बोला जाएगा एंगल ऑफ हेड। इट इज द एंगल बिटवीन फॉल्ट प्लेन एंड वर्टिकल एक्सिस। यूजुअली, यूजुअली, USUALLY, यूजुअली it is between, usually it is between 10 degrees to 40 डिग्री। ठीक है, जो एंगल ऑफ हेड होता है वो जनरली देखा जा रहा है 10 से 40 डिग्री के आसपास ही होता है। ठीक है, यूजुअली द एंगल ऑफ हेड इज बिटवीन 10 डिग्रीज टू 40 डिग्री। सबको एकदम क्लियर हो गया फॉल्ट क्या है? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है? एग्जाम में क्या होगा ना, ऐसा ही क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, ये हटा देगा, कुछ कुछ हटा देगा चीजें, ये हटा देगा, ये हटा देगा, और यहाँ पे लिख देगा, क्या लिख देगा? इन द एबव फिगर विच पॉइंट रिप्रेजेंट्स द, इन द एबव फिगर विच पॉइंट रिप्रेजेंट्स द थ्रो ऑफ द फॉल्ट। ठीक है, या ऐसा कर देगा, अच्छा बताओ इसमें से थ्रो कौन सा है फॉल्ट का? Sir, AB. AB. ए बी। ठीक है, या क्वेश्चन में कैसे कर देगा, ये नेमिंग हटा देगा, ठीक है, ये नेमिंग हटा देगा, बोलेगा इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू द अबव फिगर मार्क द एंगल ऑफ हेड। तो बच्चे गलती कहाँ करते हैं पता है? पता है सब लोग गलती कहाँ पे करते हैं? ऐसा फिगर दे देगा, लोग करते क्या है गलती, एंग, एंगल ऑफ हेड जो, सॉरी, जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, या जो थ्रो है, उसका स्टार्टिंग एक्चुअली ये पॉइंट से है, ठीक है, बट लोग क्या करते हैं, इसको मार्क कर देते हैं, उसको और इसको कोई लोग मार्क कर देते हैं, कोई इसको और इसको मार्क कर देते हैं, बट एक्चुअल आंसर कौन सा होगा? x एंड x1, है कि नहीं? है कि नहीं है? Yes, sir. है ना? तो इसी तरह का ट्रिक कर देते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, इसी तरह के 5 6 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे एंगल ऑफ हेड मार्क करो, या थ्रो मार्क करो, या हीव मार्क करो। ठीक है, एंगल ऑफ हेड बोला जाएगा तो जहां पे फ्रैक्चर्ड बेड है, जहां से फ्रैक्चर हुआ, बस वहां से वर्टिकल का जो एक्चुअली ये एंगल जो निकलेगा ना, ये एक्चुअली ऐसा निकलेगा, ठीक है, वो फिगर सही से नहीं हो रहा था, वो एक्चुअली ये निकलेगा। ठीक है, तो इसी के इन दोनों के बीच के जो एक्सिस का जो जो भी एंगल निकलेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ हेड। ठीक है, जो कितना डिग्री होता है, वेरी करता है,
10 डिग्रीज टू 10 से 40 डिग्रीज के 40 आसपास डिग्री। में वेरी करता है। ठीक है, यस सर। सबको समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। यस सर। चलो, तो अब आगे पढ़ते हैं। आपने फॉल्ट का डेफिनेशन लिख लिया सब लोगों ने ना? यस सर। अब हेडिंग दे दो, फॉल्ट के टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ फॉल्ट। तो फॉल्ट के कितने टाइप्स होते हैं अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नॉर्मल फॉल्ट होता है, रिवर्स फॉल्ट होता है, ठीक है, उसके बाद ट्रांसकरेंट फॉल्ट होता है, ठीक है, उसके बाद इसी को क्या बोलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस में, स्टेप फॉल्ट, ट्रफ फॉल्ट या रिड्ज फॉल्ट। ये 3 तरह के हम लोग बोलते हैं। अब ये कैसे कैसे है ये मैं बताता हूं अभी। तो नॉर्मल फॉल्ट क्या है, देखो, fault in which one end of broken strata move away, they do not overlap। मतलब बस एक एंड, ये पूरा रॉक था, ये टूट के क्या हुआ, एक एंड यहीं पे रह गया ए, और ये बी क्या हुआ, ये टूट के अलग हो गया और एक अलग जगह पे आ गया। तो इस तरह के फॉल्ट को क्या बोलेंगे? नॉर्मल फॉल्ट। नॉर्मल। इस तरह के फॉल्ट को बोलेंगे नॉर्मल फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट ऑकर इन द एरिया ऑफ टेंशन इन द स्ट्राटा, सच फॉल्ट्स आर कॉमनली फाउंड इन इंडियन माइंस। इस तरह के जो फॉल्ट होते हैं इंडिया में या इंडियन माइंस में, इस तरह के फॉल्ट जनरली देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल फॉल्ट तो समझ में आ गया। अब होता है रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट में मतलब क्या होता है, फॉल्ट इन विच द ओल्डर रॉक्स आर थ्रस्टेड ओवर द न्यू वंस। ठीक है, मतलब जो पुराना रॉक था वो नए रॉक के ऊपर क्या करता है, उसको दबा देता है बाय लैटरल कंप्रेशन, सो दैट, लैटरल कंप्रेशन मतलब, लैटरल मतलब क्या, मतलब हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, है सर। लैटरल यस डिस्प्लेसमेंट। सर। तो बाय लैटरल कंप्रेशन मतलब इस तरीके, यहां से फोर्स लग रहा है और इधर से भी फोर्स लग रहा है, तो जिस साइड का फोर्स ज्यादा होगा, बाय लैटरल कंप्रेशन, सो दैट end of broken strata overlap each other, it is called as reverse fault. The reverse fault occur when the strata are compressed into a space less than their original extension. Such faults are common where strata are intensively folded, as in such cases of Assam. आसाम में क्या होता है, कुछ कुछ केसेस रिवर्स फॉल्ट के देखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या समझो, ये एक रॉक था, ठीक है, ये रॉक क्या हुआ, क्रैक के चलते बीच से टूट गया। ठीक है, ये टूट गया, टूट के क्या हुआ, ये रॉक सपोज दैट यहाँ पे आया, ये बस क्रैक हुआ है, ठीक है, और क्रैक होके कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है वर्टिकली, अभी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बस क्या हुआ है, थोड़ा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, बट क्योंकि अर्थ का रोटेशन है, तो रोटेशनल स्पीड के चलते क्या हुआ, कभी कभी क्या होता है, कुछ रॉक का फॉर्मेशन ऐसा होता है कि एक्सटर्नल फोर्स उस रॉक के, टूटे हुए रॉक के ऊपर ज्यादा लग जाता है। तो क्या होता है, ये इस साइड में रहने के बदले कभी कभी, ये जनरली देखा जाता है कि ये जो टूटा हुआ पार्ट है, ये इसी को कोइंसाइड कर देता है, मतलब ओवरलैप कर देता है। ठीक है, मतलब ये टूट के इधर जाना चाहिए था, बट ये टूट के तो यहाँ रहा, बट ये कहाँ चला गया, ये इसी के ठीक नीचे चला आया। मतलब समझ लो कि कोई चीज टूटा और टूट के ठीक उसी के फिर नीचे आ गया। समझे? तो इस तरह का जो फॉल्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस तरह के फॉल्ट को हम लोग बोलते हैं रिवर्स फॉल्ट। क्वेश्चंस क्या पूछेंगे, नेम द फॉल्ट वेयर द ब्रोकन एंड्स ओवरलैप ईच अदर। उसका आंसर क्या होगा, रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट। उसका आंसर हो जाएगा रिवर्स फॉल्ट। और या फिर अगर क्वेश्चन आएगा नेम द फॉल्ट वेयर द ब्रोकन एंड्स डू नॉट ओवरलैप ईच अदर, वहां पे क्या आंसर हो जाएगा, नॉर्मल फॉल्ट। वहां पे आंसर हो जाएगा नॉर्मल फॉल्ट। सबको समझ में आ गया कि नॉर्मल फॉल्ट और रिवर्स फॉल्ट क्या है? आया कि कुछ डाउट है, बताओ मुझे, मैं फिर बताऊंगा। आ गया सर। आगे बढ़े, चलो।
किसी को डाउट है तो बता दो भाई, नहीं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब इसी फॉल्ट में एक और कैटेगरी आती है जिसको बोलते हैं ट्रांस करंट फॉल्ट। क्या बोलते हैं? ट्रांस करंट फॉल्ट। तो क्या होता है? फॉल्ट इन विच द ब्रोकन एंड्स ऑफ स्ट्राटा remain in the same level but move away from each other is called as transcurrent fault। ठीक है। मतलब यहां पे आपने फर्स्ट फिगर में क्या देखा कि ये रॉक टूटा और नीचे चला आया। ठीक है। सेकंड में क्या देखा? रॉक टूटा, नीचे आया, बट फिर उसी के अंदर घुस गया। यहां पे आप लोगों ने क्या देखा कि रॉक तो टूटा, ये रॉक है, इसमें क्रैक हुआ, बट ये ना, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ना ऊपर गया ना नीचे गया, ये क्या हुआ, ये इस साइड चला गया। ठीक है। मतलब गैप क्रिएट हो गया। एक तो रॉक इस साइड चला गया, दूसरा रॉक इस साइड चला गया, और यहाँ पे क्या हुआ, एक हॉलो स्पेस बन गया। तो ये हॉलो स्पेस हॉलो भी रह सकता है या उसके अंदर कुछ सेडिमेंट्स भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि किस जगह में हुआ है। बट अगर रॉक टूटने के बाद बस उनके बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, तो उस तरह के फॉल्ट को क्या बोलेंगे? ट्रांस करंट फॉल्ट। ठीक है। समझ में आ गया? Yes, sir. तो इससे इससे कैसा क्वेश्चन बनेगा? नेम द फॉल्ट वेयर द ब्रोकन एंड्स, ठीक है, वेयर द ब्रोकन एंड्स ऑफ द रॉक stays at the same level but move from another one each other but moves away from each other, it is which type of fault? तो it is transcurrent fault। ट्रांसकरेंट फॉल्ट। ठीक है। अब क्या है, ये फॉल्ट के मेजर तीन टाइप्स थे। ठीक है। मेजर जो होते हैं ये तीन टाइप्स थे। अब ये तीन टाइप्स के तीन सब टाइप्स हैं। क्या है? थ्री सब टाइप्स। ठीक है। सब टाइप्स में क्या आता है? एक आता है स्टेप फॉल्ट। स्टेप फॉल्ट में क्या आ रहा है, वही सेम बेड है, बट क्या हुआ, एक पार्ट बेड का टूट के, ये बेड यहां तक था, ठीक है, ये क्या हुआ, टूट के यहां तक चला आया। ठीक है। ये बेड यहां तक था एक्चुअली, इसका एक्सटेंशन। तो कुछ पार्ट उसका टूट के यहां चला आया, और कुछ पार्ट फिर यहां जो आया था, फिर कुछ पार्ट टूट के यहां चला आया। तो ये क्या हुआ, एक स्टेप का फॉर्मेशन किया कि नहीं किया? ठीक है। तो जहां पे इस तरह का फॉल्ट को देखा जाएगा, वहां पे उस तरह के फॉल्ट का नाम क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा स्टेप फॉल्ट। फॉल्ट। इसका डेफिनेशन कैसे होगा? इसका डेफिनेशन ऐसा होगा, यहाँ पे नोट्स में नहीं है, मैं बता रहा हूं। इट इज ए काइंड ऑफ नॉर्मल फॉल्ट बट ड्यू टू सेवरल क्रैक्स इन द ओर बॉडी या इन द रॉक, ठीक है, ड्यू टू सेवरल क्रैक्स इन द रॉक, द बेड सेपरेशन is in multiple layers. The bed separation has in multiple layers. It is known as step fault। ठीक है। ये एक ही रॉक था, बट क्योंकि इसके अंदर बहुत जगह पे क्रैक्स थे और उनका मल्टीपल लेयर्स में एक ही डायरेक्शन में उनका क्या हुआ, उनका क्रैक्स होके उनका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इस तरह के फॉल्ट को बोला गया स्टेप फॉल्ट। या क्या होगा, एग्जाम में फिगर दे देगा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉल्ट। एग्जाम में फिगर दे देगा, आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ फॉल्ट या टाइप ऑफ फॉल्ट। तो अब आप लोग कर लोगे, नॉर्मल यस सर। फॉल्ट भी कर लोगे, ठीक है, रिवर्स फॉल्ट भी कर लोगे, ट्रांसकरेंट भी कर लोगे। ठीक है। और ये स्टेप फॉल्ट है। नेक्स्ट आ जाओ ट्रफ फॉल्ट। क्या है? ट्रफ, TROUGH, ट्रफ। ट्रफ मतलब क्या है? ट्रफ मतलब सबको पता ही, एक फनेल का शेप में है कि नहीं है? देखो, ये यस एक सर। फनेल का शेप बनता है ना, है कि नहीं? ठीक है। तो ट्रफ का मतलब ही होता है एनीथिंग विच हैज शेप ऑफ फनेल। ठीक है। तो ट्रफ फॉल्ट में हुआ क्या? ट्रफ फॉल्ट में क्या हुआ, ये ओर बॉडी था, ठीक है, तो ओर बॉडी के अंदर दो अलग अलग पॉइंट्स पे क्रैक आए। ठीक है। बट जो
बट जो क्रैक जहां पे आए, तो जो सेंटर पार्ट था बस उसी का डिस्प्लेसमेंट हो गया नीचे की ओर। सेंटर पार्ट का क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया नीचे की ओर। ठीक है। बट दोनों जो साइड वाले पार्ट थे वो अपने जगह पे एज इट इज रह गए। तो इस तरह का फॉल्ट जहां पे देखा जाएगा उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा ट्रफ फॉल्ट। ठीक है। इस फिगर में क्या हुआ है मुझे कोई समझाओ अब। मैंने 5 समझाया, ये छठा कोई मुझे समझाओ। इस फिगर में आप लोग क्या देख पा रहे हो, इसमें क्या डिस्टरबेंसेस है, इसमें हुआ क्या है। सर इसमें दोनों साइड सर अपनी जगह पे है और बीच वाला पार्ट ऊपर चला गया सर। अच्छा ठीक है। और कुछ, और कोई कोई और ट्राई करेगा। सर नीचे भी गया है और ऊपर भी। नहीं, और कोई। सर अप थ्रो फॉल्ट। वो तो ठीक है, मुझे ये फिगर में बताओ कि ये फिगर में डिस्प्लेसमेंट किसका है। ऊपर वाला पार्ट यहां से टूट के चला गया कि नीचे वाला टूट के यहां से आया। अरे भाई कभी भी होगा ना। नीचे वाला ये है बहुत, सर। नीचे हाँ वाला। ये एक्चुअल रॉक ये था। तो ये बीच का पार्ट एज इट इज इंटैक्ट रह गया। बट इसका साइड वाले पार्ट क्या हुए, वो डिस्प्लेसमेंट होके एक लेवल पे आ गए। ठीक है। ऐसा बहुत कम चांसेस है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं हो सकता है, बट बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांसेस है कि नीचे का कोई पार्ट ऊपर की ओर कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है। यस यहाँ सर। पे ओरिजिनल रॉक इस लेवल पे था, बट ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट होके साइड वाइज नीचे आ गया। ठीक है। हाँ ठीक है, थोड़ा देर, आधा घंटा। पूछ लो, हमको लगा शाम को है। ठीक, देख, समझ में आया रिज फॉल्ट क्या है। यस सर। आप लोगों को इसमें करना क्या है, ये तीनों टाइप्स वाले में इनका फिगर को एनालाइज करना है। और ध्यान देना है कि एग्जाम में अगर फिगर्स आते हैं तो आप लोग उसको सही सही आंसर कर पाओ। ठीक है। सर विवेक गुप्ता का आवाज़। विवेक कुछ बोल रहे हो क्या, बताओ। नहीं सर नहीं। अच्छा, तुम्हारा आवाज इको टाइप का कुछ हो रहा था। तो चलो, फॉल्ट वाला चैप्टर खत्म हो गया। सब लोग क्लियर हो गया ना। यस सर। चलो, तो अब स्लीप मैंने कल पढ़ा दिया था। यस सर। अब उसके आगे क्या पढ़ेंगे। मैंने पढ़ा दिया था तुम लोग को, वॉश आउट पढ़ा दिया था, रोल पढ़ा दिया था, फोल्ड्स बाकी था। फोल्ड्स। ठीक है। तो फोल्ड्स क्या है। फोल्ड्स आर बेंड्स अप और डाउन इन रॉक्स सब्जेक्टेड टू सेवरल फोर्सेस। ठीक है। फोल्ड्स क्या है, बेंड, फोल्ड मतलब समझ में आ रहा है? मुड़ गया, फोल्ड हो गया। ठीक है। तो सपोज ये एक रॉक है या एक सब्सटेंस है। ठीक है। इसको अगर मैं इधर से फोर्स दूं या इधर से फोर्स दूं तो क्या होगा, कोई इसका एक वीकेस्ट पार्ट होगा ना जो ऊपर की ओर या नीचे की ओर मुड़ जाएगा। ये यस सुन लो। सर। तो ये मुड़ जाएगा तो कैसा, या मल्टीपल जगह पे बेंड हो जाएगा, या एक पार्ट ये ऊपर चला गया और ये एक पार्ट नीचे चला गया, ये फिर ऐसा दिखने लगा। ठीक है, मतलब इस टाइप का हो जाएगा, है कि यस नहीं। सर। यस तो सर। इसको, इसी को हम लोग बोलते हैं फोल्ड। तो अर्थ का जो भी एक्सटर्नल प्रेशर होता है, जब बाहर से जो प्रेशर आती है ना, तो उन सब के चलते इतने सारे फोर्सेस होते हैं जिसके चलते रॉक्स क्या होते हैं, किसी किसी जगह पे फोल्ड हो जाते हैं, मतलब मुड़ जाते हैं। ये मुड़ता क्यों है, क्योंकि इसके इस पार्ट पे या इस पार्ट पे जगह नहीं है मूव करने के लिए। समझे। इसके इस पार्ट पे या इस पार्ट पे मूव करने का जगह नहीं है। इसीलिए ये जब एक्सटर्नल फोर्स आया तो क्या हुआ, ये मुड़ ऊपर गए, नीचे। ऐसे ऐसे यस मुड़ सर। गए, ऊपर नीचे हो गए। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं फोल्ड्स। तो फोल्ड क्या है, फोल्ड्स आर बेंड्स अप और डाउन सब्जेक्टेड टू सेवरल फोर्सेस। ठीक है। बहुत तरह के जब फोर्सेस लगते हैं, बॉटम से, नीचे से, और साइड से, ऊपर से, तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें फोल्ड देखने को मिलता है। ठीक है।
Folds are not common in Indian mines except those in Assam and Jammu and Kashmir where the strata are intensely folded. इंडियन कोलफील्ड्स में फोल्ड बहुत ही अनकॉमन है, दिखता ही नहीं है, बहुत रेयर है। बट में और जम्मू कश्मीर में जहां जहां पे मिनरल डिपॉजिट है वहां पे बहुत ही तरह के फोल्ड्स दिखते हैं। ठीक है, बाकी नॉर्मली और किसी जगह पे नहीं दिखेगा। तो अब देखना है कि फोल्ड क्या समझ में आ गया। सर फोल्ड पे सर अर्थक्वेक का सर फर्क पड़ता होगा। अर्थक्वेक का असर यस सर। बिल्कुल पड़ता होगा। जैसे देखो, जब भी अर्थक्वेक आ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रही हैं। यस सर। ठीक है, तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज के चलते कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन में, ऊपर से, नीचे से, साइड से, किसी भी डायरेक्शन में फोर्स ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, तो जहां पे फोल्डेड एरिया है ना, ये फोल्डेड यस सर। एरिया है, ये फोल्डेड एरिया है, और ये फोल्डेड एरिया है। तो अब ये फोल्ड हो गया है, मतलब अब वो पार्ट क्या हुआ है, एक तरह से अब ये वीक हो चुका है। ठीक है, तो जब भी अर्थक्वेक वगैरह आएगा तो चांसेस क्या होंगी, यहां से ये क्रैक हो सकता है। जब इसको स्पेस मिल जाएगा ना मूवमेंट करने का, तो हो सकता यस है सर। उस जगह से वो क्रैक हो जाए। ठीक है, तो हम्म। ये सब बिल्कुल दिख सकता है। अर्थक्वेक का बहुत सारा असर फोल्ड के ऊपर दिखेगा ही। और बस फोल्ड के ऊपर ही नहीं, मतलब पूरे जियोलॉजी में कहीं भी अगर जो डिस्टरबेंसेस होते हैं ना वहां पे ये असर दिखेंगे। ठीक है, यस सर। तो फोल्ड का डेफिनेशन हो गया। फोल्ड क्या है, अगर चाहो तो एक और डेफिनेशन लिख सकते हो, मैं लिखा दे रहा हूं। फोल्ड्स आर अनड्यूलेशंस इन रॉक। ठीक है, फोल्ड्स कुछ नहीं है, फोल्ड्स आर अनड्यूलेशंस इन रॉक रिजल्ट फ्रॉम फोर्सेस, रिजल्ट फ्रॉम प्रेशर और फोर्सेस, रिजल्ट फ्रॉम प्रेशर और फोर्सेस। Folds are undulations in rock result from pressure or forces which may be local, vertical or horizontal over a wide stretch, over a wide stretch। ठीक है, फोर्सेस किसी भी तरह का, लोकल फोर्सेस हो सकते हैं, वर्टिकल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल है, किसी भी तरह के हो सकते हैं बड़े से एरिया में। ठीक है, तो जिससे क्या रिजल्ट करता है, जिससे फोल्ड रिजल्ट करता है। ठीक है, इस पे क्या प्रॉब्लम आती है, दे आर फ्रीक्वेंट लोकल्स और ऑफ फायर डैम्स एंड वाटर फोल्डिंग causes change in gradient of the seam which creates haulage and pumping problem। अब मान लो हमें माइनिंग करना है और ये कोल सीम है, ये जो ब्लैक दिख रहा है ना, ये कोल सीम ही है। अब मुझे अगर माइनिंग करना है, मैं अगर इसको अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट किसी भी तरीके से माइनिंग करूं, तो कितना डिफिकल्ट है इसका एक्सट्रैक्शन। अगर मुझे बस मिनरल को ही एक्सट्रैक्ट करना है तो कितना डिफिकल्ट है कि नहीं। यस सर। हमें क्या करना पड़ेगा इसको डील करने के लिए, या तो हमें इतने एरिया को पूरा माइनिंग करना होगा, मतलब इतना मिनरल निकालने के लिए, ये तो पत्थर हम निकाल ही रहे थे, साथ साथ में ये सब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बर्डन और भी हमें निकालना होगा। ठीक है, या फिर इसी के अंदर जाके माइनिंग करना होगा, दो ही चीज हो सकता है। तो ये कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, बट डिपेंड करेगा ये फोल्ड कितना दूर तक है। अगर बस सीम तक है ठीक है, बट इस केस में क्या है, इस केस में फोल्ड जो है एकदम ऊपर तक आया हुआ है। ठीक है, तो जो सेकेंड ऑप्शन था, ये पूरे एरिया को स्क्वायर अप करने के लिए रेक्टेंगुलर बना के शेप में, तो वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है, इसी के अंदर घुस के हम बस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, अब इस तरह के जहां पे प्रॉब्लम्स आएंगे तो वहां पे वेंटिलेशन का प्रॉब्लम आएगा, मैकेनाइजेशन का प्रॉब्लम आएगा, हॉलेज का प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें माइनिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। प्लस ग्रेडियंट में कितना चेंजेस है, अचानक से एकदम ऊपर है और फिर क्या है, अचानक से एकदम नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। मतलब ये ग्राफ कैसा बन रहा है, ऐसा, ये बहुत ही खतरनाक ग्राफ बन रहा है। समझे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा फोल्ड के होने से क्या क्या इशू आता है, तो आप लोग तीन चार आंसर लिखोगे। एक तो आता है
कि सीन के ग्रेडियंट में चेंज होता है। दूसरा आता है हॉलेज और पंपिंग में इश्यूज आते हैं। तीसरा में फायर डैम्प और वाटर का क्या हो सकता है, एक जगह पे जमा, सपोज दैट यहाँ पे मुझे पानी मिल रहा है इस एरिया में या इस एरिया में, अब मुझे ये पानी को बाहर फेंकना है, तो बट सीम ही ऐसा है तो क्या होगा, पानी ऑटोमेटिक सर यहाँ पे जमा हो जाएगा। बट जब मुझे इस एरिया को क्रॉस करना है तो पानी फेंकने के लिए मुझे कितना दूर जाना होगा, सोचो, इस तरीके से डिलीवरी करना होगा पानी का, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। समझे? तो ये सारे इश्यूज आते हैं फोल्ड के साथ। सबको क्लियर हो गया? यस सर। तो अब लिख लो इसमें, फोल्ड्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। फोल्ड्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। फोल्ड्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 में लिखो एंटीक्लाइन फोल्ड। नंबर 1 में लिखो एंटीक्लाइन फोल्ड। उसका एक फिगर ऐसा समझो, ये वाले पार्ट से, ठीक है, कि फोल्ड का अगर ये ऊपर की ओर एक्सटेंशन है फोल्ड का एक्सटेंशन कहाँ है, अगर ऊपर की ओर है, ठीक है, इस तरीके से ऊपर की ओर है, ठीक है, फोल्ड का एक्सटेंशन, ऐसा फिगर बना लो, ऐसे कर लो। ये नीचे रॉक हो गया, ये मिनरल बेड हो गया, और फिर ये ऊपर भी रॉक हो गया, ठीक है। मतलब ये वाला पार्ट काट लो आप लोग, ये वाला पार्ट को बस समझो, ये ऊपर की ओर का पार्ट को देखो, ठीक है। तो अगर ऊपर की ओर एक्सटेंशन है तो उसको क्या बोलते हैं, एंटीक्लाइन फोल्ड, ठीक है। तो नंबर 1 में लिखो, इन दिस केस द क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब ये वाला पार्ट, बीच का पार्ट, इन दिस पॉइंट द क्रेस्ट, CREST, द क्रेस्ट ऑफ फोल्ड, in this case the crest of fold is located where the strata is bent, bent, the strata is bent up, the strata is bent up, ऊपर की ओर मुड़ा है ना, the strata is bent up to form an arc, to form an arc, which is called as anticline, which is called as anticline, ठीक है। समझ में आया? एंटीक्लाइन फोल्ड का मतलब क्या है, जहां पे स्ट्राटा ऊपर की ओर मुड़ गया है उसको बोलेंगे एंटीक्लाइन, ठीक। यस सर। और जहां पे स्ट्राटा नीचे की ओर बेंड हुआ, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये कैसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है कि नहीं, यस सर। ठीक है। ये फिगर को ऐसा अलग, इसको ड्रॉ कर लो, मतलब ये वाले पार्ट को, ठीक है, इस तरीके से कर लो, ठीक है। ये मिनरल बेड हो गया, बस एग्जांपल के लिए तुम लोग को समझा दे रहा हूँ। ये फिगर तो तुम लोग को PDF मिल जाएगा वैसे, ठीक है। तो इस तरह का अगर डाउनवर्ड एक्सटेंशन दिख रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे साइन क्लाइन, उसको बोलेंगे साइन क्लाइन, SYNCLINE, साइन क्लाइन फोल्ड, ठीक है। ठीक है, इसमें लिखो, इफ द साइन क्लाइन में लिखो, इफ द फोल्डिंग
if the folding is if the folding of strata is such that the beds deep towards a common axis, such that the bed deep towards a common axis or plane, showing the downward extension, showing the downward extension is known as syncline fold, is known as syncline fold. शोइंग के बाद सर, क्या बोले? शोइंग के बाद बेंट अप डाउनवर्ड्स, यहां तक लिखे, हम्म, इज नोन एज साइनक्लाइन, SYNCLINE। इसको एक्चुअली सिंक्लाइन प्रोनाउंस करते हैं, बट तुम लोग को पढ़ा रहा हूं इसलिए बता रहा हूं, इसको साइनक्लाइन भी बोल सकते हैं। इज नोन एज साइनक्लाइन फोल्ड। एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन, ऐसा। यस सर। ठीक है। हाँ, तो आई गेस सब लोग पूरा समझ गए हैं फोल्ड क्या होता है। फोल्ड कितने टाइप के हैं? दो टाइप के, एंटीक्लाइन और साइनक्लाइन। साइंस अगर अपर एक्सटेंशन है तो एंटीक्लाइन, बॉटम एक्सटेंशन है तो साइनक्लाइन। साइंस लाइन। ठीक है। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या है? जब हम लोग फॉल्टेड एरिया में पहुंचते हैं, ठीक है, कहाँ पे? जब हम लोग फॉल्टेड एरिया या जियोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड एरिया, फॉल्टेड एरिया और जियोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड एरिया, जब हम लोग इस एरिया में जब हम लोग पहुंचते हैं ना माइनिंग करते हुए, तो हमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। ठीक है। तो कुछ कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रेगुलेशन में लिखे हुए हैं और कुछ कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन जो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा। समझ में आया? यस सर। देखो, छोटा से छोटा डिस्टरबेंस हो, बट अगर वहां पे जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस है तो उसको हमें मानना होगा कि जियोलॉजिकल डिस्टरबेंसेस है और हमें उसके हिसाब से डील करना होगा। ठीक है। तो जनरली ज्यादातर डिस्टरबेंसेस कहाँ पे आते हैं? जब हम फॉल्टी एरिया में काम करते हैं। आपने बहुत बार ये टर्म सुना होगा कि फॉल्ट एरिया में काम कर रहे हैं, फॉल्ट एरिया में काम कर रहे हैं, या फॉल्ट के चलते पानी घुस गया माइन में, माइंस धंस गया। तो ये सब फॉल्ट के चलते ही होते हैं। ठीक है। तो जनरली जब हम फॉल्टी एरिया में आते हैं तो हम कुछ कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेते हैं। ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? फॉल्ट में प्रेजेंट डेंजर ऑफ, फॉल्ट के चलते क्या हो सकता है? डेंजर ऑफ गैस हो सकता है, वाटर हो सकता है, या रूफ फॉल भी हो सकता है। ठीक है, फॉल्ट के चलते। तो अगर ये सारे कंडीशन है तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे एडवांस बोरहोल लेके चलेंगे। कितना दूर का? 1.5 मीटर डीप shall be drilled when driving a gallery within 30 मीटर ऑफ द फॉल्ट। हम डिस्कवर कर लेंगे अगर हमें पहले से पता है कि किसी हमारे सिम में फॉल्टी एरिया आने वाला है, अगर हमें पहले से पता है। ठीक है। तो फॉल्टी एरिया आने से पहले, कितना पहले? 30 मीटर पहले हम क्या करेंगे? ठीक है, हम एक्स्ट्रा एक एडवांस बोरहोल लेके चलेंगे ताकि अगर पानी वानी का खतरा हो तो हमें पता चल जाए। ठीक है। और क्या करते हैं? नेक्स्ट, द साइज ऑफ द गैलरी शैल बी रिड्यूस्ड एंड नो जंक्शन शैल बी फॉर्म्ड इन द फॉल्ट जोन। जो गैलरी का साइज होता है ना, विड्थ, गैलरी का साइज मतलब विड्थ मेनली, तो विड्थ को क्या कर देना है? छोटा कर देना है। छोटा कर देंगे तो क्या होगा? वहां पे रूफ फॉल वगैरह का टेंशन खत्म हो जाएगा।
On either side of the fault, a solid barrier of coal shall be left. जहां पे फॉल्टेड एरिया है तो हमें ट्राई करना है उस एरिया को, अगर समझो कि ये कोल सीम है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ फॉल्ट है, ये इस तरह का कुछ फॉल्ट है, ठीक है, तो हमें ये ट्राई करना है कि इस एरिया को हम एकदम ऐसा छोड़ देंगे, एक सॉलिड पिलर देके एक्सट्रैक्शन नहीं करेंगे, यहां से करेंगे एक्सट्रैक्शन, बट उस एरिया को ट्राई किया जाएगा वो कोल पिलर के अंदर ही उसको हम छोड़ दें, उसको हम रीच ही ना करें, क्योंकि फॉल्ट का जो क्रैक है ना वो कहाँ तक गया है, सरफेस तक गया या कोई नदी तक गया है, क्योंकि अगर फॉल्टी एरिया में काम करेंगे ना, हो सकता है कोई ऐसा ऐसे भी, आप लोग सोच नहीं सकते हो, फॉल्ट इतने बड़े बड़े होते हैं ना, कि सपोज दैट आपका आप माइनिंग यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे फॉल्ट है, ये फॉल्ट का कनेक्शन ना यहाँ से 4 किलोमीटर दूर कोई एक रिवर फ्लो हो रही है, जहां पे कोल माइन है वहां पे तो रिवर होगा ही, क्योंकि इंडिया का थ्योरी वही है, तो 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के आसपास में कोई ना कोई नदी रहती है, तो ये फॉल्ट का एक्सटेंशन ये नदी तक गया हुआ है, ठीक है। अब क्या है, अब अगर माइनिंग करते करते हम इसको ब्लास्टिंग कर दिए, हमें पता नहीं चला बाय एनी हाउ, और हमने ब्लास्टिंग कर दिया, अचानक से क्या होगा, यहाँ पे पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये नदी के पास है, तो अब नदी कहाँ है, नहीं है, नदी में पानी है, भरा हुआ है, सीजनल है, पेरिनियल है, कोई नहीं जानता है, ना आप जान सकते हो ना मैं जान सकता हूँ, बट अंदर इसके एक्सटेंशन यहाँ तक है, सारा माइन डूब जाएगा, है कि नहीं है? हम्म। यस अरे सर। होगा कि नहीं होगा? तो कितना होगा सर। खतरनाक है ये। इसीलिए हमें फॉल्टेड एरिया में हमेशा ध्यान देके ही डेवलपमेंट करना है, या डिप्लेनिंग कुछ भी कर रहे हैं तो फॉल्टेड एरिया में ध्यान देके ही करना है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, हमें वहां पे गुड वेंटिलेशन इंश्योर करना है, वी शुड इंश्योर गुड वेंटिलेशन, ठीक है। नो ब्लास्टिंग शैल बी डन, फॉल्टेड एरिया में ब्लास्टिंग नहीं करें, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है ब्लास्टिंग के वाइब्रेशन से क्रैक आ जाए कहीं पे, और वो क्रैक के चलते सारा प्रॉब्लम हो जाए। माइंस में क्रैक एक बहुत ही बड़ा चीज होता है, ठीक है, तो क्रैक कहीं नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, frequent check for the gas shall be made with safety lamp and approved detectors. Careful watch shall be kept on seepage of water. Before the main fault, several small faults or slip may also be found. Inspection of roof, sides, dressing, and support shall be carefully done. Systematic support rule SSR. अब इसको क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल को नया नाम क्या दिया गया है? बोलो। सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल का नया नाम क्या दिया गया है? इसका नया नाम दिया गया है स्कैम्प। स्कैम्प का फुल फॉर्म क्या है? स्टार्टर कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। स्ट्राटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, ठीक है, स्कैम्प दिया गया है। पहले रेगुलेशन 123 में था ये स्कैम्प, अब चेंज हो गया, ठीक है, मतलब 2017 में इतना नंबर पे था, अब नया वाला देखना होगा कितने नंबर पे है, ठीक है। तो हमें स्कैम्प को इम्प्लीमेंट करना है। सपोर्ट शैल बी मेंटेन टाइट, गैलरी शुड बी ड्रिवन अकॉर्डिंग टू द सेंटर लाइन मार्क बाय द सर्वेयर। अच्छा, ये सेंटर लाइन क्या होता है, किसको पता है? बताओ। सर सेंटर लाइन सर, गैलरी के बीच में सर, रूफ में मारते हैं सर। वो तो ठीक है, बट ये लाइन कैसे हम लोग मार रहे हैं, क्या उसका रेफरेंस है? आरएल सरफेस से है सर। हाँ, वेरी गुड। ये क्वेश्चन एक जगह मैंने देखा था बहुत पहले, कहीं पे क्वेश्चन था कि विच इज द लाइन विच travels from first day of the mine opening till the mine is in development state। मतलब जिस दिन पहला माइंस खुलेगा कभी भी, उसी यस। दिन से ये लाइन जो स्टार्ट होगा और वो चलता ही जाएगा, हम उधर जाए, राइस की ओर जाए, डीप की ओर जाए, अपेरेंट डीप में यस जाए, सर। फॉरवर्ड हेडिंग करें, किधर भी करें, बट ये सेंटर लाइन क्या होगा, ये एक बेंचमार्क है जो कि गैलरी के डायमेंशन को बताने के लिए, जिस दिन माइन खुला है उस दिन से सरफेस से जो स्टार्ट होगा
वो चलता ही रहेगा जब तक वो माइन अपने एंड प्रॉपर्टी तक ना पहुंच जाए। तो सेंट्रल लाइन को आप ऐसा बोल सकते हो, इट इज ए लाइन मार्क्ड फ्रॉम द सरफेस, ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द माइन एंड इट कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ द प्रॉपर्टी। जब तक हम प्रॉपर्टी हमारा चलेगा तब तक सेंटर लाइन भी रहेगा, ठीक है। वेरी गुड। गैलरी shall not be unduly widened or heightened. Work shall be done under constant supervision of experienced overman और माइनिंग सरदार। जो भी ये काम किया जाएगा ये एक्सपीरियंस ओवरमैन और माइनिंग सरदार के निगरानी में किया जाएगा, फॉल्टेड एरिया में काम, ठीक है। सबको क्लियर हो गया ये सारे पॉइंट्स? यस सर। ठीक Yes. है, आगे बढ़ते हैं, इसको चैप्टर को आज खत्म ही कर देते हैं। हाँ, अब आप लोगों ने नाम सुना होगा आउटक्रॉप, मिनरल आउटक्रॉप का, ठीक है। तो आउटक्रॉप क्या होता है? मतलब क्या धरती के ऊपर है क्या? मतलब हमारे जमीन के ऊपर कहीं कोयला दिखता है क्या हमें? नहीं सर। तो फिर इसको आउटक्रॉप क्यों बोल रहे हैं? आउटक्रॉप सर जो कोल को सर ऊपर से ढक देते हैं शायद। नहीं, ढक नहीं देते हैं। देखो मतलब कवर कर लेता चारों तरफ से। कैसे हुआ है ये कवर, ये सही है, कैसे हुआ? सर ये जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस के कारण ही सर। हाँ, इसको एक्चुअली डिस्टरबेंस नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे जियोलॉजिकल एक्टिविटीज के चलते। हाँ सॉरी सर, आउटक्रॉप का जियोलॉजिकल। मतलब क्या हुआ ना, कि समझो आप लोग ऐसा, कि मैंने बताया था ये एक सरफेस है, ठीक है, यहाँ पेड़ पौधा है, ठीक है, यहाँ राजेश का घर है, ठीक है, यहाँ पे मेरा दुकान है, ठीक है, यहाँ पे किसी का शोरूम है। तो ये कब का कंडीशन है? ये है कंडीशन 2026 का, ठीक। तो क्या एक्चुअल ग्राउंड यही है? नहीं, ये एक्चुअल ग्राउंड तुम्हारे एरिया का है नहीं, ये कंडीशन है आज का, क्योंकि यहाँ पे हजारों साल तक क्या हुआ है, वेदरिंग इफेक्ट्स हुआ, ठीक है। यस सर। और वेदरिंग इफेक्ट्स होने के चलते क्या हुआ, एक्चुअल जो लेवल था वो मान लो अब यहाँ पे था, ठीक है, बट वेदरिंग इफेक्ट्स होने के चलते क्या हुआ, मिट्टी भरते 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 आज ये जमीन का हाइट यहाँ तक हो गया है। ऐसा होता है कि नहीं होता, ये बताओ मुझे। होता है सर। होता है, बहुत ही कॉमन है, ठीक है। तो एक्चुअल जो ग्राउंड का लेवल है, तो अब मुझे बताओ अगर आउटक्रॉप होता तो कोल बनता क्या? कोल का फॉर्मेशन के लिए क्या था? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ये आउटक्रॉप था तो कोल का मैन्युफैक्चरिंग का भी मतलब कार्बोनेशन हो पाता क्या? नहीं हो पाता। नहीं सर। नहीं पता। ये प्रोसेस आउटक्रॉप में हुआ क्या है ना, इसमें एक्चुअली दो फेनोमेना हुए हैं। पहला जो मेजर फेनोमेना है क्या हुआ है, ये मान लो कि मेन लैंड है, ठीक है, एक्चुअल जमीन ये था, ये क्या हुआ, इसी के नीचे पेड़ पौधा मिट्टी कंप्रेस हुए और ये कोल का रूप ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या हो गया, कार्बोनाइजेशन हो गया, ठीक है, ठीक है, यस सर। कार्बोनाइजेशन हो गया। बट क्या हुआ, फिर से जियोलॉजिकल डिस्टरबेंसेस आया, फिर से बाढ़ आया, फिर से तूफान आया। तो इस बार जो बाढ़ आया वो क्या हुआ, ये कोयले के ऊपर का जो मिट्टी था उसको बहा के ले गया, उसको क्या किया, उसको वॉश करके ले गया। तो अब क्या हो गया तुम्हारा, अब ये कोल सरफेस में एक्सपोज हो गया कि नहीं हो गया? एक्सपोज हो गया कि नहीं हो गया? ये सब बहुत पुरानी बातें हैं, हजारों साल की, ठीक है। कोल फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसमें कितने हजारों साल अरब ईयर लगे, ठीक है। और उसके बाद फिर ये सब इफेक्ट्स हुआ। तो ऐसा हुआ कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। यस सर। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर धुआं तूफान हल्का फुल्का चलेगा और फिर हल्का मिट्टी का लेयर आएगा, ठीक है। तो जो एक्चुअल सरफेस है उसके अगर ऊपर ऑटोमेटिक ये कोल का सीम एक्सपोज्ड है, तो उस तरह के हम एक्सपोजर को क्या क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे आउटक्रॉप। मतलब सरफेस से वो कोल का सीम ऊपर एक्सपोज्ड है, ठीक है। जो एक्चुअल सरफेस है ना उसके ऊपर कोल का सीम जो है
वो एक्चुअल एक्सपोज्ड है। तो इसका आज के डेट में ये कैसे समझेंगे? मान लो हमने कुछ मीटर हमने खुदाई किया, 5-8 मीटर, 10 मीटर, हमें कोल का सीम मिल गया। मतलब क्या है? वो आउटक्रॉप में है। आप लोग में से कोई उड़ीसा का है क्या? नहीं सर। एक उड़ीसा में जगह है तालचर कोलफील्ड्स, ठीक है, एमसीएल में। ठीक है, आप लोगों ने नाम सर। सुना होगा, एमसीएल का हाँ सर। एग्जाम दे रहे हो ना। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो तालचर कोलफील्ड किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये आता है अनुगुल डिस्ट्रिक्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? अनुगुल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अनुगुल डिस्ट्रिक्ट में ना एक जगह है, छोटा सा गांव है, ठीक है, उसका नाम है छेंडी पदा। क्या नाम है? छेंडी पदा। ठीक है, यहाँ पे जो कोल सीम है ना, वो आउटक्रॉप है। ये मैंने अपने आंखों से देखा हुआ है। यहाँ पे जो कोल सीम है ये आउटक्रॉप है। मतलब ऐसा है कि लोगों ने यहाँ पे अपना घर बनाया हुआ है, और उनके जो घर के आंगन है ना, वो आंगन में क्या कर रहे हैं, वो लोग घर के लिए, पिलर के लिए मिट्टी खोदते हैं ना। उत पिलर के लिए कितना मीटर मिट्टी हम लोग डिग करते हैं? 5 फीट, 4 फीट, यस सर। 8 फीट, खूब ज्यादा 6 फीट। हम्म। ठीक है, तो 4 फीट खोदते खोदते उनको कोयला का सीन मिल गया। वो घर से ही कोयला निकाल निकाल के बेच रहे हैं इलीगल। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो आप समझ जाओ। तो अगर आउटक्रॉप होगा तो कितना ही इजी है माइनिंग, और कितना ही इकोनॉमिक है। ठीक है, क्या करना है? बस मिट्टी हटाना है। जो भी कंपनी माइनिंग करेगी, तो यहाँ पे अभी कोल इंडिया माइनिंग कर रही है, उसने अपना एक माइन खोल लिया है, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ से कर रही है। ठीक है, तो इस तरह का सीन जहाँ पे मिलेगा, इट इज लाइक ए ब्लेसिंग। आपको पत्थर नहीं हटाना है, कुछ नहीं करना है, बस एक सॉफ्ट लेयर हटाना है मिट्टी का, और कोयला ही कोयला। समझे? तो ये सब जगह याद रखना, हो सकता है कभी काम दे, एग्जाम में आए या ना आए, बट आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आउटक्रॉप समझ में आ गया? आउटक्रॉप का यस। मतलब, कोल सीम का जो पार्ट जो सरफेस में एक्सपोज्ड है, उसको बोलेंगे आउटक्रॉप। एक होता है कंसील्ड आउटक्रॉप, मतलब आउटक्रॉप तो है, बट कंसील्ड का मतलब छुपा हुआ है, मींस हिडन आउटक्रॉप। इट इज एन आउटक्रॉप विच हैज बिकम कवर्ड विथ सॉइल एंड एलुवियम एंड इज नॉट विजिबल एट द सरफेस, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इनक्रॉप। उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं इनक्रॉप। जो मैं एग्जांपल समझा रहा था कि ये एक्चुअल कोल का सीन था, बट अब मिट्टी से ढक के सरफेस कौन सा हो गया है? सरफेस यहाँ पे आ गया है। तो अब यहाँ पे कोयले का सीम एक्सपोज्ड है, तो ये क्या, ये आउटक्रॉप है। बट क्योंकि सॉइल का वेदरिंग इफेक्ट्स होकर सॉइल से ढक गया है, तो इस तरह के आउटक्रॉप को हम लोग क्या बोलेंगे टेक्निकली? इसको हम लोग बोलेंगे कंसील्ड आउटक्रॉप। तो इंडिया में मैक्सिमम जगह में जो आउटक्रॉप है वो कंसील्ड टाइप का ही है। पूरा आउटक्रॉप कहीं नहीं है, मतलब गेहूं की तरह कोयला नहीं निकला हुआ है, वो मिट्टी के अंदर दबा हुआ है, बट हाँ नियर टू सरफेस है, 5-8 मीटर, 6 मीटर के अंदर अंदर है। ठीक है, तो इस तरह के आउटक्रॉप को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कंसील्ड आउटक्रॉप या फिर इनक्रॉप। आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर दे देना। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सरफेस में अगर कोल सीम एक्सपोज है तो क्या बोलेंगे? आउटक्रॉप। सरफेस में एक्सपोज है बट अगर सॉइल से ढका हुआ है तो क्या बोलेंगे? कंसील्ड आउटक्रॉप या फिर इनक्रॉप। ठीक है, यस सर। तो अब एक काम करते हैं, चलो इसको पढ़ा ही लेते हैं, जाना था मुझे। ठीक है, इसको पढ़ ही लेते हैं, खत्म ही कर लेंगे। डीप एंड स्ट्राइक क्या होता है? आप लोग ने सुना है ना, स्ट्राइक डायरेक्शन, डीप डायरेक्शन, अपरेंट डीप, नॉर्मल डीप। ठीक है, ठीक है, ये होता क्या है? ठीक है, ट्रू डीप क्या होता है, अपरेंट डीप क्या होता है? ठीक है, सुनो यहाँ पे क्या है। इंक्लिनेशन ऑफ ए कोल सीम और स्ट्राटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इज नोन एज डीप। मतलब कोल सीम का इंक्लिनेशन जो है, कहां से? फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अगर हम हॉरिजॉन्टली देखा जाए, तो कोल सीम जितना नीचे झुका हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं डीप। मतलब अगर ये कोल सीम है, हम यहां से एक्सेस कर रहे हैं और नीचे की ओर जा रहे हैं, तो हम किधर मूव कर रहे हैं?
वी आर मूविंग टुवर्ड्स डीप डायरेक्शन। डीप। ठीक है, द मैक्सिमम डीप इज कॉल्ड एज ट्रू डीप। ठीक है, तो इस कोल सीम का जो मैक्सिमम डीप है, मतलब जो सबसे नीचे झुका हुआ हिस्सा है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रू डीप। ट्रू डीप। ठीक है, और क्या है? डीप इज डिस्क्राइब्ड इन डिग्रीज सच एज 40 डिग्री, 50 डिग्री, और कॉमनली इन ग्रेडियंट्स सच एज 1 in 4, 1 in 5 एटसेट्रा, जो कल मैं बता रहा था। ठीक है, जो ग्रेडियंट होता है, जितना मतलब सीम का जितना झुकाव है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सीम का जितना झुकाव है उसके अगेंस्ट में, उसको हम लोग डीप बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये मान लो सीम, अगर ये डीप है, ठीक है, ये अगर डीप है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? डीप का अपोजिट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्ट्राइक। Right. ठीक है, डीप का अपोजिट हो जाएगा स्ट्राइक, स्ट्राइक। या ऐसे या ऐसे। तो क्या होता है, देखो स्ट्राइक में भी आएंगे। डीप इन ए डायरेक्शन अदर देन ट्रू डीप। ठीक है, तो ट्रू डीप क्या है? ये है ट्रू डीप। ठीक है, ये ट्रू डीप है ना, ये। यस। तो ट्रू डीप के अलावे अगर कोई और डायरेक्शन में डीप गया है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एपरेंट डीप। ठीक है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में हो, इसमें हो या इसमें हो, मेन डीप के अगेंस्ट में। ठीक है, मतलब स्ट्राइक क्या हो गया? ये स्ट्राइक हो गया और ये डीप हो गया, है कि नहीं? ये डीप हो गया और ये क्या हो गया? ये स्ट्राइक हो गया। ठीक है, तो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री का जो एंगल है, इसको बोलते हैं ट्रू डीप। बट इसके अलावे अगर हमने क्या किया, हमने यहां से माइनिंग करते करते हम इधर चले गए, या यहाँ से माइनिंग करते करते इधर चले, हम जाहिर हम तो जाएंगे ही ना भाई। मेरा सीम इतना बड़ा है, तो पहले मैं ट्रू डीप में चल रहा था, अब मैं किधर जा रहा हूं? अब मैं काम कर रहा हूं एपेरेंट डीप में। ठीक है, मतलब ट्रू डीप को छोड़ के किसी भी एंगल में अगर हम लोग डीप डायरेक्शन में एडवांस करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एपरेंट डीप। ठीक है, इसको मैं एक काम करता हूं, तुम लोगों को समझ में नहीं आया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। मैं एक सीम का फिगर बनाता हूं, इस पे नहीं होगा, ब्लैंक बोर्ड पे बनाते हैं। यहाँ पे चलो बना लेते हैं। ये सरफेस है, ठीक है। ये एक तरह का सैंडस्टोन है, रॉक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये हमारा मिनरल बेड है। इसको थोड़ा सा और बड़ा करूंगा। ये क्या है? ये मेरा मिनरल बेड है। ठीक, इसके ऊपर ऊपर ये सारा क्या है? ये पत्थर है, ये पत्थर है, ये सैंडस्टोन है। ये सैंडस्टोन है, ठीक है। ये भी सैंडस्टोन है। ये क्या है? ये कोलसीम है कि नहीं? कोलसीम है। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। बोलो, एक्टिव रहो। ये कोलसीम है कि नहीं? देखो इतना, फिर बाद में कोई नहीं समझाएगा, ये गलती मत करिए, समझ लो इसको। तो अब मुझे बताओ, मैं इसको नेमिंग करता हूं, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका डीप डायरेक्शन किधर है? ए टू बी की ओर, यस सर। मतलब ऐसा है। ठीक है, इसका स्ट्राइक डायरेक्शन किधर है? बी टू सी। ठीक है, जो स्ट्राइक डायरेक्शन है वो बी टू सी है, और डीप डायरेक्शन कहाँ है? ए टू बी। तो ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है, ये कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। ठीक है,
तो ये जो 90 डिग्री का एंगल है ना, ये इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रू डीप। ठीक है, मतलब टुवर्ड्स द डीप, जितना ग्रेडियंट सीम का बढ़ता जा रहा है और उसी डायरेक्शन में अगर हम एडवांस करते जा रहे हैं ना, उसको बोलते हैं ट्रू डीप। ठीक है, बट हमने क्या किया, हम यहां तक ट्रू डीप में आए, इस पॉइंट तक हम ट्रू डीप में आए। अब हम क्या किए, कोल सीम कहां तक है, इतना बड़ा पूरा है ना, अब जी। हम इस डायरेक्शन में एडवांसमेंट करने लगे, हमने ट्रू डीप को छोड़ दिया, हम इधर काम करने लगे। इधर काम करने लगे मतलब टुवर्ड्स द स्ट्राइक की ओर काम करने लगे, ये तो स्ट्राइक लाइन है। यस ठीक सर। है, तो ट्रू डीप और स्ट्राइक के बीच का कोई और अगर एंगल क्रिएट हो रहा है ना, तो यहाँ पे एंगल क्रिएट हो रहा है कि नहीं सीम का, यस सर। ये एक एंगल क्रिएट हो रहा है, ये एक एंगल क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे काम कर रहे हैं तो यहाँ एक एंगल क्रिएट हो रहा है, यहाँ काम कर रहे तो ये एक एंगल क्रिएट हो रहा है। तो ट्रू डीप, ठीक है, इसको ये क्या हो गया, ट्रू डीप ये हो गया, और ये हो गया स्ट्राइक, या इसको फिगर में ऐसे कर लो, ट्रू डीप और स्ट्राइक, इसको दे दो डीप नाम, और ये ऊपर वाले को दे दो स्ट्राइक, आपने बहुत जगह ऐसा देखा होगा। ठीक है, यस सर। इसको दे दो ए डी, इसको दे दो सी एक्स। ठीक है, तो इस एंगल के अलावे अगर किसी और डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है अपरेंट डीप। क्या बोलते हैं, अपरेंट डीप। अपरेंट डीप। तो ट्रू डीप और स्ट्राइक के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं अपरेंट डीप। कॉपी में लिखो इसको, द एंगल बिटवीन ट्रू डीप एंड द स्ट्राइक इज नोन एज अपरेंट डीप। समझ में आया, यस सर। अब क्लियर हुआ डीप और स्ट्राइक क्या होता है। मेरा समझ में आया। यस सर। ठीक है, Sir, please repeat. नहीं समझ में आया, अच्छा ठीक है, देखो फिर से मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, देखो सब लोग अपना माइक अनम्यूट रखो, मैं जैसे जैसे पूछते जाऊंगा बोलते जाओ। मैं एक कोल सिम ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है, और ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है, प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, ये क्या है, ये भी अब मान लो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, तो सीम का हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल है कि नहीं है, Yes, sir, angle. एंगल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सीम इज इंक्लाइंड, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, सीम यस सर। झुका हुआ है। ठीक है, तो सीम किस डायरेक्शन में झुका हुआ है, इस डायरेक्शन में, तो इसको नेमिंग करना होगा ए टू बी। ठीक है, यस तो सर। सीम कहां से झुका हुआ है, ए टू बी डायरेक्शन में सीम इंक्लाइंड है। ठीक है, तो डीप मतलब सबसे गहरा हिस्सा। ठीक है, यस तो सर। अगर ये सरफेस है, मान लो ये सरफेस है, तो सरफेस से ये हिस्सा का डेप्थ और ये हिस्से का डेप्थ दोनों में डिफरेंस है कि नहीं, ये 30 मीटर है तो ये 60 मीटर यस है सर। कि नहीं। तो सीम किधर है, बी की ओर सबसे ज्यादा डीप में गया है, तो सीम का फ्लो किधर से अब हमें देखना होगा, सीम का फ्लो ए टू बी की ओर है लेंथ वाइज। यस सर। ठीक है, तो हमें ये चीज ज्योमेट्री समझना होगा कि सीम का फ्लो किधर है। तो जब सीम का फ्लो डीप डायरेक्शन में जहां पे होगा, तो उसका जब स्ट्रेट में हम बढ़ते जाएंगे, माइनिंग करते हुए हम कैसे बढ़ते हैं, अगर हम बोर्ड एंड पिलर से माइनिंग कर रहे हैं तो हम ऐसे बढ़ते हैं कि नहीं, स्ट्रेट। यस सर। ठीक है, तो जब हम डीप की ओर, मतलब ये हिस्सा जमीन से 30 मीटर था, ये क्या, ये 32 मीटर हो गया, ये 34 हो गया, ये 40 हो गया, तो हम क्या, हम डीप की ओर जाते जा रहे हैं ना धीरे धीरे, हम डीप की ओर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। यस सर। मेरा समझ में आ रहा है, Yes, sir. हम डीप की ओर एडवांस कर रहे हैं। Yes, तो sir. जब मैं डीप की ओर एडवांस कर रहा हूं तो मेरा ग्रेडियंट क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के हम जब माइनिंग करेंगे, तो जब टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ डीप हम जाएंगे, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा ट्रू डीप। ठीक है, तो यस सर। अगर ये मेरा डीप है तो स्ट्राइक कौन सा होगा, इसका ठीक वर्टिकल पार्ट जो होगा ना, इस सीम का जो वर्टिकल पार्ट होगा
इसको बोलूंगा स्ट्राइक, स्ट्राइक। स्ट्राइक ऑफ द सीम। तो अब ये स्ट्राइक में हम बीचों बीच में हम एडवांस कर रहे हैं एकदम डीप की ओर, ठीक है। यस तो सर। ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है कि ये एक्चुअल डीप और स्ट्राइक के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे, ट्रू डीप। ट्रू डी। आया समझ में? सबको समझ में आया? एंगल यस फॉर्म सर, आ होगा गया। ट्रू डी। तो यहाँ पे स्ट्राइक और डीप के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा उसको बोलेंगे ट्रू डीप। अब क्या हुआ, मेरा ये कोल का सीम, हम यहां तक हमने क्या किया, हम डीप में बढ़े, ठीक है। बट इसके बाद हमने क्या किया, हम डीप में काम बंद कर दिए। हम कहाँ पे काम करने लगे, हम यहाँ पे काम करने लगे, फिर इधर काम करने लगे, फिर इधर के एरिया को हम क्या करने लगे, एक्सपोज करने लगे। तो हम किधर अब काम कर रहे हैं, हम टुवर्ड्स द स्ट्राइक अदर काम कर रहे हैं, डायरेक्शन। अदर यस डायरेक्शन सर। में। तो ट्रू डीप के अलावे अगर किसी और डायरेक्शन में हम काम करते हैं तो उसको बोला जाता है अपरेंट डीप, ठीक है। यस सर। ट्रू डीप के अलावे अगर हम कोई और डायरेक्शन में काम करते हैं तो उसको बोला जाता है डीप। क्वेश्चन पूछेगा अगर 90 डिग्री एंगल है तो कौन सा डीप इसको बोलेंगे, ट्रू डीप। ट्रू इसके डी। अलावे अगर कोई भी एंगल दे दे, 0, 20, 50, 60, 80, 120 कुछ भी दे दे, तो क्या बोलेंगे उसको, उसको अपर डी। बोलेंगे अपरेंट डीप। समझ में आ गया? यस सर। The angle between true deep and strike is known as apparent deep। अब समझ में आया? ट्रू डीप और स्ट्राइक के बीच का जो अगर हम एंगल को देखा जाएगा वर्किंग का, तो उसको बोला जाएगा अपरेंट डीप। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर, हो गया। चलो वेरी गुड, क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया तुम लोग का, यहाँ पे। हम्म अरे यार पीपीटी कहाँ चला गया, अच्छा ये है क्या, हाँ ठीक है। द डीप एट 90 डिग्री, मैंने बताया था ना द डीप एट 90 डिग्री। तो मैंने लाइव सॉल्व सॉल्व करके तुम लोग को दिखाया कि 90 डिग्री कैसे हो रहा है, ठीक है। यस सर। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन मेरा डीप है तो हमेशा उसके अपोजिट वर्टिकल लाइन मेरा स्ट्राइक होगा। अगर ये डीप है तो ये स्ट्राइक, अगर ये डीप है तो ये स्ट्राइक, अगर ये डीप है तो ये स्ट्राइक। समझ रहे हो ना? यस सर। ठीक है। तो द डीप एट 90 डिग्री टू द ट्रू डीप डायरेक्शन ऑफ द कोल सीम और स्ट्राटा इज जीरो। तो इसलिए इसको जो जब 90 डिग्री हो जाता है ना, जब सीधा डीप में चल रहे हैं, तो उसको हम लोग जीरो ही मानते हैं। दिस डायरेक्शन इज नोन एज स्ट्राइक डायरेक्शन, ठीक है। मतलब हम सीम को अप्रोच कहां से कर रहे हैं, हम सीम को अप्रोच कर रहे हैं स्ट्राइक डायरेक्शन से, ठीक है। इन द स्ट्राइक डायरेक्शन द कोल सीम और स्ट्राटा इज फाउंड लेवल। इसीलिए अगर सीम का समझो, ये सीम झुका हुआ है, बट मैं अगर इधर से माइनिंग कर रहा हूं तो मुझे फ्लैट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये एरिया मुझे फ्लैट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैं जब आगे एडवांस कर रहा हूं तो डीप मिल रहा है ना, बट अगर स्ट्राइक डायरेक्शन में माइनिंग कर रहे हैं ये डायरेक्शन में, तो ये फ्लैट है कि नहीं है। समझ में आ रहा है? हेलो, है सर। यस आया सर। समझ में ना कि ये फ्लैट कैसे हो रहा है। आप लोग नहीं समझ में आ रहा तो अपना फोन हाथ में पकड़ लो, ठीक है। फोन को एक साइड में टिल्ट कर लो, तो जिस साइड में टिल्ट है वो डीप हो गया, और जिस जो फोन का जो विड्थ है वो क्या हो गया, वो स्ट्राइक हो गया। आप समझ में आया? नहीं आया समझ में? अरे आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना बताओ, फिर बताऊंगा नहीं तो कुछ और। सर आ रहा है। ठीक है, ट्राई करो समझने का, नहीं समझ में आया तो फिर मेरे से पूछ देना, ठीक है। ओके सर। तो अब क्या है, अब जैसे हम लोग डीप को क्या करते हैं, हम लोग मैंने बताया था डिग्री में पढ़ते हैं या ग्रेडियंट में पढ़ते हैं, 1 in 10, 1 in 11, 1 in 12, या 10 डिग्री, 12 डिग्री, 14 डिग्री, जैसे मैंने सीम का इंक्लिनेशन कल बताया था, ठीक है। तो अगर कभी कभी क्वेश्चन आता है हाउ टू कन्वर्ट द ग्रेडियंट, मैंने बताया था ना कि अगर 1 in 6 है, ठीक है, तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये एक्चुअली पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन टेन इनवर्स से होता है, और कैलकुलेटर चाहिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो वो मिलेगा नहीं।
तो इस तरह के कैलकुलेशंस आपको एक नॉर्मल कैलकुलेशन आएगा, एक थंब रूल है। थंब रूल क्या है, जितना भी ग्रेडियंट है, ठीक है, उसको 56 क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट। तो जो भी आंसर निकलेगा वो डिग्री में निकल जाएगा, ठीक है। तो 56 इंटू 1/6, इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो क्या हो जाएगा, डिग्री में उसको ले लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका सीम उतना डिग्री इंक्लाइंड है। अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है क्या करने के लिए, डिग्री में दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है 14 डिग्री है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। सर 56 से डिवाइड कर देंगे सर। बस, ठीक है, 14 डिग्री को 56 डिवाइड कर देना है, जो भी आंसर निकलेगा उसको ग्रेडियंट में लिख देना है। वन इन यस। कांस्टेंट करके, वन को कांस्टेंट करके 14 15 16 जो निकलेगा उसको ये कर लेना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, कभी गलती नहीं ना करोगे। डिग्री टू ग्रेडियंट, इंक्लिनेशन एंड इंक्लिनेशन टू डिग्री, ठीक है। तो सर 56 एक एग्जैक्ट नहीं थंब रूल रहता है। ना सर? एग्जैक्ट कभी नहीं मिलेगा इसमें, एग्जैक्ट मिलेगा नहीं। एग्जैक्ट के लिए बहुत लंबा कैलकुलेशन होता है एक्चुअली, मतलब 15 मिनट का कैलकुलेशन है बोला जाए तो। अगर वैसा डिफिकल्ट दे दिया जाए डिग्री, तो वो 10 से जी। 15 मिनट का कैलकुलेशन है नॉर्मल सब लोग के लिए। तो इसीलिए एक थंब रूल है, 56 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करो तो आपको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। फिर क्या होते हैं पॉटहोल्स। पॉटहोल क्या होता है जनरली ना, पॉटहोल इज ए वेल like surface subsidence formed like flowing away of sandy or soft strata material into the underground working। जनरली क्या होता है ना, अगर मान लो कि यहाँ पे मेरा माइन चल रहा है, ठीक है, ये माइनिंग एरिया है, किसी रीजन के वजह से अगर ये पार्ट कोलैप्स कर जाता है, ठीक है, ड्यू टू अनसपोर्टेड एरिया या किसी भी रीजन के चलते, और उस जगह में अगर पानी भर जाए या मिट्टी भर जाए ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पॉटहोल्स बोलते हैं। ये पॉटहोल्स कब होता है पता है, अंडरग्राउंड में जब जनरली हम डीप लेयरिंग करते हैं ना बाय केविंग मेथड, तब उस केस में क्या होता है, जब रूफ नीचे से फॉल हो जाता है तो ऊपर का पार्ट भी धंस जाता है ना, सब्सिडेंस होता है। तो उसी पार्ट को क्या बोलते हैं, जो अगर ऊपर, अगर उसका एक्सटेंशन ऊपर तक चला गया सरफेस तक, अगर नीचे रह गया तो नहीं बोलेंगे, बट उसका एक्सटेंशन अगर सरफेस तक चला गया सब्सिडेंस का, तो उस केस में जो ऊपर में गड्ढा बनेगा उसको पॉटहोल्स बोलेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये कोल का सीम है, हमने यहाँ पे माइनिंग किया, ये पिलर्स थे वुडन पिलर में या लॉन्ग वॉल में, हमने ये पिलर्स को क्या हुआ, एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब ये रूफ गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ये रूफ नीचे गिरेगा, अरे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, हाँ या ना। Yes, sir. ये नीचे गिरेगा, ये अगर नीचे गिरेगा तो इसके ऊपर का जो रॉक है वो भी तो नीचे आएगा ना। तो एक्सटेंशन तो कहीं तक जाएगा, तो एक्सटेंशन कहाँ तक जाएगा, अगर ये धंसते धंसते इसका एक्सटेंशन सरफेस तक पहुंच जाए, कहाँ तक पहुंच जाए, सरफेस तक अगर पहुंच जाए, तो सरफेस में जो गड्ढा बन जाएगा ना, उसी गड्ढे को क्या बोलते हैं, उसी गड्ढे को बोलते हैं पॉटहोल, ठीक है। तो जनरली वहां पे पानी और मिट्टी जमा हो जाता है, ठीक है, और इसका जो डेप्थ होता है वो 40 से 45 मीटर तक हो सकता है, ठीक है। Potholes are generally formed in underground workings below weak sandy strata are advanced towards a fault and there is accumulation of water on surface. Such reduce the strength of soft strata and result in subsidence. ठीक है, सब्सिडेंस हो जाता है। तो ये डिपेंड कर, मेजरली डिप्लेयरिंग के टाइम पे होता है, बट डेवलपमेंट के टाइम पे भी हो सकता है, बट मेजरली डिप्लेयरिंग में ही होता है। इफ पॉटहोल occurs within the HFL area of a river, nala or accumulation of rain water on surface, it may inundate the mine। अगर हाईएस्ट फ्लड लेवल के एरिया में क्या होता है, उसके अगर उससे नीचे वाले एरिया में अगर ग्रेडियंट इंक्लिनेशन में अगर पॉटहोल हो गया, ठीक है, जैसे मान लो कि ये मेरा एचएफएल पॉइंट है, ठीक है, और ये मेरा माइन का एंट्री है, और अगर इस जगह पे पॉटहोल हो गया, इसका मतलब क्या है कि पानी यहाँ तक जमा हो सकता है, कभी अगर बाढ़ वाढ़ आए कुछ आए तो पानी यहाँ पे जमा हो सकता है। तो यहाँ पे जो पानी जमा अगर हो गया तो ये माइन के अंदर एंट्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइन को क्या कर सकता है, इनंडेशन कर सकता है। हो गया, समझ गए। Yes, sir. ठीक है, चलो ठीक है।
अब चलता हूँ मैं, क्या और पढ़ना है? सर आज सर और कोई पीडीएफ क्लास खत्म नहीं नहीं होगी हुआ। सर? और तुम लोग को ये क्लास होने वाली थी आज, वो दूसरा जो सर पढ़ा रहे थे ना, नीतीश सर, वो लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन नहीं, वो जो गैस टेस्टिंग, जो वेंटिलेशन का पार्ट पढ़ाए थे, यस सर। जी। वो आज लेने वाले थे। वो नहीं होगा तो फिर शायद लेजिस्लेशन का क्लास होगा। मैं भी बात कर ले रहा हूँ ध्रुव सर से। अगर नहीं होता है ना तो कल से मैं ही 2 क्लासेस ले लूंगा, ठीक है? ओके सर। सर एक्चुअली पीडीएफ वो इसका मिल टीचर, जाएगा? हाँ हाँ, पीडीएफ इसका तुम लोगों को, वो मैं बात कर रहा हूँ अभी टीम से। वो शायद ऐप में तुम लोग को मैं भी डलवा दूंगा पीडीएफ, ठीक है? थोड़ी देर में, 1 घंटा के अंदर शायद। यस सर। चलो, आई गेस बढ़िया लगा सबको क्लास करके। यस सर। यस यस सर। कोई डाउट हो तो फिर बताना, ठीक है? इस पीडीएफ के एंड में कुछ कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी हैं, क्वेश्चंस हैं, ठीक है? इसको आप लोग देख के क्या करना, इसमें आंसर भी मार्क किए हुए हैं। 8-10 क्वेश्चन है, क्या क्या, किसको किसको क्या क्या बोलते हैं, इसको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है? यस सर। चलो, ठीक है, चलते हैं। 16, 18, 20 क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है? यस सर। इसको प्रैक्टिस कर लेना एक बार। चलो ठीक है, बाय, चलते हैं फिर। बाय सर। अरे यार, तो रिकॉर्डिंग ही बंद हो गया था से क्लास का, लग रहा है सेट। ठीक है।